हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है अभी। इसके ऑलरेडी 12 वीडियोस आ चुकी हैं और ये नेक्स्ट 13 वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो इसमें हम नाजिज्म और राइज ऑफ हिटलर यानी कि नाजीवाद और हिटलर का उदय पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले अगर आपने उनको वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, जिससे कि आपका सारा वर्ल्ड हिस्ट्री जो है चाहे वो यूरोप में हो, यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, और अब हम जर्मनी के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी आएगा इसमें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ा इसमें। तो वो सब आप इसमें सीक्वेंस में पढ़ लेंगे। तो इनको लाइन से देखते रहिएगा, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से हो सके। स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा गाइज कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स क्रैक इट का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेली क्विजेज आने होते हैं और करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन है, हर वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सारी वहीं पे मिलेगी। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपसे कुछ भी मिस ना हो। साथ ही साथ गाइज, जैसे एडवोकेट जनरल का पेपर थोड़ा पोस्टपोन हो गया है, तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है कि आप जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इनकेस अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक तो टेस्ट सीरीज़ की स्ट्रेंथ भी बढ़ा दी गई है, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं, और दूसरा आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि अभी आप लोग पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आप लोगों को लगेगा क्योंकि अब एग्ज़ाम की डेट नहीं है तो अब क्या तैयारी करनी है, या थोड़ा सा तैयारी में आपकी ढील हो सकती है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपको पता होगा कि हर चौथे या पाँचवें दिन आपका एक टेस्ट होना है, तो आप उसी हिसाब से पढ़ते रहेंगे, उसी पेज से पढ़ेंगे कि आपको एक दिन टेस्ट देना है, यानी कि एग्जाम देना है। एक तरीके से आप हर टेस्ट को अपना एग्जाम समझ के चलिए। जैसे आप 23rd में एग्जाम देते उस तरह से हर टेस्ट को एग्जाम के रूप में समझिए। तो उससे आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगी और आप उन सभी कैंडिडेट से आगे निकलेंगे जो इस टाइम पे थोड़ा सा आराम फरमा रहे होंगे, है ना। जो भी रेस्ट मोड में चला गया होगा स्टूडेंट, उससे आप आगे निकल जाएंगे। तो हमें उन्हीं से आगे निकलना है। देखिए, बाकी पढ़ तो सभी रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ हमने इस पर कवर कर चुके हैं और अब आज हमें पढ़ना था राइज ऑफ हिटलर से। ठीक है, तो हिटलर का पावर में राइज होना किस तरह शुरू हुआ वो आज हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड द सोसाइटी। देखिए, अब तक हमने ये देख लिया था कि जर्मनी की जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी। जर्मनी की करेंसी थी उस टाइम पे मार्क, MARK। पूछा जा सकता है आपसे कि जर्मनी की करेंसी क्या थी जो डाउनफॉल चली गई थी। मार्क थी करेंसी उसकी। वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था, करोड़ों रुपए देना पड़ रहे थे, करोड़ों मार्क देने पड़ रहे थे, तब आपको एक ब्रेड का टुकड़ा मिल रहा था। अमेरिका जो था वो पूरा USA जो था वो वेव्स प्लान के अंदर, वेव्स नहीं, डुएस प्लान के अंदर, सॉरी, प्लान था डुएस, DAWES। तो डुएस प्लान के तहत जर्मनी की मदद कर रहा था, है ना। तो इस प्लान के तहत वो जर्मनी की मदद कर रहा था। लेकिन जब 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है पूरी दुनिया में, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो USA का एक स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश कर जाता है। तो USA की जो आउटपुट है वो भी 50% रह गया। ये हमने सब पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं हम। तो अब क्या हुआ कि अब जब USA के पास खुद के पास पैसा नहीं है तो वो जर्मनी को क्या पैसा देगा। यानी कि जर्मनी के पास पैसा अब देने को नहीं रहा USA के पास। तो जर्मनी की इकोनॉमी तो डाउनफॉल में चली गई। दूसरी चीज़ ये, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि भाई जर्मनी को उन देशों को पैसा देना पड़ेगा जिन देशों का नुकसान हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। और इसमें जर्मनी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वो हार गया था, तो जर्मनी को ये एक ह्यूमिलेटिंग कंडीशन थी, उस पर एक शोषण हो रहा था जर्मनी का। तो जर्मनी को ये बात माननी पड़ रही थी। जर्मनी को उन सभी देशों को पैसा देना पड़ रहा था, UK को, फ्रांस वगैरह को, इन सभी देशों को उनको पैसा देना पड़ रहा था जिन देशों का नुकसान हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो जर्मनी के ऊपर वैसे ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी क्योंकि उसका खुद इकोनॉमी ख़राब हो रही थी, साथ ही साथ उसको दूसरे देशों को पैसा भी देना पड़ रहा था। तो इसके वजह से क्या हो रहा था कि जर्मनी की जो एक लोगों की वहाँ की जो एक धारणा थी, यानी कि एक जो उनका आइडियोलॉजी थी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती जा रही थी। तो इसी दौरान हिटलर का उदय है। इसी वजह से क्या, जो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो प्रॉब्लम्स थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, तो उस टाइम पे एडोल्फ हिटलर का वहाँ पे उदय होता है। तो वो हम पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया इसका, तो ये बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी था। तो अब आपको स्थिति थोड़ी सी समझ में आएगी। वहाँ पे हिटलर्स राइज टू पावर, दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी। वहाँ पे अब क्या हो रहा था, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। वहाँ पे पॉलिटी, यानी कि जो वहाँ पे नया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो वेमार रिपब्लिक बनाया गया था, वेमार रिपब्लिक अपने आप में, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वो एक कैसी सरकार बन रही थी वहाँ पे एक गठबंधन सरकार बन रही थी। देखिए, थोड़ा मेरा गला खराब है इसलिए बीच बीच में प्रॉब्लम हो सकती है, आप थोड़ा बियर कीजिएगा, लेकिन समझते चाहिए। तो वहाँ पे एक गठबंधन सरकार बनी। वो जो गठबंधन सरकार बनी, कोalition गवर्नमेंट बनी, हमेशा से देखा गया है कि कोalition गवर्नमेंट अपने आप में इतनी मजबूत नहीं होती कि वो एक फर्म डिसीजन ले सके, एक मजबूत डिसीजन ले सके।
चाहे आप भारत की पॉलिटिक्स में देखें, वहाँ पे भी हमने देखा है कि कोएलिशन गवर्नमेंट जब जब बनी है भारत में, तब तब इतने अच्छे फैसले नहीं लिए गए एज़ कंपैरिजन टू जब जब किसी ऐसे दल की सरकार बनी है जिसके पास पूर्ण बहुमत हो। तो वहाँ की जो पॉलिटी थी वो भी ख़राब होने लगी, सोसाइटी ख़राब होने लगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए थे, सड़कों पर सो रहे थे। वहाँ पे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि उसमें ये बताया जा रहा था कि लोगों ने अपने गले में कार्डबोर्ड डालकर, प्लेकार्ड डालकर ये कहना शुरू कर दिया कि हम कुछ भी काम कर सकते हैं। फ्रॉम द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। अब जब इतनी सारी दिक्कतें किसी जगह पे होगी तो कोई आदमी, एक ऐसा राष्ट्रवाद आदमी निकल के आएगा जो पावर में एकदम पहुंच जाएगा। अगर वो लोगों को ये सपना दिखा दे कि अगर मैं पावर में आ गया तो मैं इन सभी दिक्कतों से आपको छुटकारा दिला सकता हूँ। 1889 में इनका जन्म होता है, हिटलर का, ऑस्ट्रिया में, जिसकी राजधानी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएंगे। उन्होंने अपना यूथ बिताया बहुत ज़्यादा गरीबी में। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यानी 1914 के दौरान उन्होंने आर्मी में एनरोल कर लिया अपने आप को। एक्टेड एज अ मैसेंजर, एक मैसेंजर के रूप में, यानी कि जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, उसके रूप में काम किया। बिकेम अ कॉर्पोरल, बाद में फिर वो एक मिलिट्री में कॉर्पोरल हो गए। अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी, और बहुत छोटे से सिपाही से वो काफ़ी एक बड़े पोस्ट तक पहुँच गए जर्मनी की मिलिट्री के अंदर। जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम। अब जर्मनी हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उससे वो बहुत परेशान हो गए। एंड द वर्साइल ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। और वर्साइल की जो ट्रीटी हुई उससे ह्यूमिलेशन पूरी जर्मनी को हुआ। इन 1919 ही जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो 1919 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वर्साइल ट्रीटी हो गई। ये वर्साइल ट्रीटी कहाँ साइन हुई थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल कहाँ पर साइन हुई थी। ये क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, जा सकता है या जाएगा। देखिए, चाहे यूकेपीएससी का आप आरओ एडवोकेट जनरल दे रहे हो, और चाहे अपर पीसीएस, क्योंकि अपर पीसीएस के सिलेबस में भी, प्रीलिम्स के सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो मैं आपसे बार बार कहूँगा, ये वर्ल्ड हिस्ट्री की वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री अपर पीसीएस में भी काम आएगी और एडवोकेट जनरल में भी काम आएगी। तो वर्साइल ट्रीटी कहाँ साइन हुई थी, या मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो 1919 में उन्होंने एक पार्टी बनाई, जर्मन वर्कर्स पार्टी। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट। बाद में उन्होंने उसको, ऑर्गेनाइजेशन को अपने कब्जे में ले लिया और उसको नाम रख दिया उसका नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो देखिए, आप आइडियोलॉजी देखिए, आइडियोलॉजी क्या हो गई, सोशलिस्ट भी उसने ऐड कर दिया हिटलर ने। तो इसका मतलब यह है कि वो समाजवाद की तरफ लोगों को प्रेरित करना चाह रहा था। बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को ही नाजी पार्टी कहने लगे। ये सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे कि किस पार्टी को नाजी पार्टी कहा गया। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को नाजी पार्टी कहने लगे। 1923 में हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बावरिया, मार्च टू बर्लिन, कैप्चर पावर। तो 1923 में हिटलर ने प्लान किया कि जो बावारिया है, यानी कि वहाँ पे जो एक सिटी था, उसमें वो कंट्रोल कर लेंगे, उसको बर्लिन तक जाएंगे, क्योंकि बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, और वहाँ पे जो पावर है वो कैप्चर कर लेंगे वेमार रिपब्लिक से। ही फेल्ड, सिंपल सी बात है, शुरुआत थी अभी तो ये लड़ाई के युद्ध में, यानी कि युद्ध में अभी बालाकी थे, तो ये फेल हो गए। अरेस्ट किया गया इनको राजद्रोह के उसमें इनके ऊपर केस चला, बाद में इनको छोड़ दिया गया। नाजीज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930, यानी कि 1930 से पहले तक नाजीज का जो वहाँ पे आइडियोलॉजी थी, या जो नाजीज का सिस्टम था, वो वहाँ पे चल नहीं पा रहा था। 1929 के बाद इकोनॉमिक डिप्रेशन जब आता है, तब वहाँ पे जाके सारी दिक्कतें आती हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, जब वो डिप्रेशन जब आया 1930 में, तब नाजिज्म जो है अपने आप में एक मूवमेंट बना। देखिए, 1930 से पहले जर्मनी को दिक्कत तो थी, लेकिन जर्मनी के लोगों को दिक्कत नहीं थी, वहाँ की सरकार को दिक्कत थी। सरकार सारा वो जो पैसा देना होता था दूसरे देशों को, वो सरकार दे रही थी। देखिए, जब तक नॉर्मल लोगों, एक आम आदमी को दिक्कत नहीं आनी शुरू होगी, तब तक किसी भी देश में रिवॉल्यूशन, क्रांति नहीं आएगी। सरकार अपनी तरफ से क्या कर रही है, लोगों को पता भी नहीं होगा। यानी भारत सरकार क्या कर रही है पीछे, भारत सरकार ने भी लोन ले रखे हैं, तो वो लोन किस तरह से चुका रही है वो लोगों को नहीं पता। लेकिन जिस दिन अगर ऐसी दिक्कत आ गई कभी कि भारत के नॉर्मल लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा एक रोटी खाने के लिए, तब भारत के लोग भी क्या करना शुरू कर देंगे, विद्रोह करना शुरू कर देंगे। लाइकवाइज अगर आप जर्मनी को एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे जर्मनी को हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि तो जर्मनी में जब तक सरकार पेमेंट करती रही तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब डिप्रेशन आ गया 1929 का, और तब एक एक आदमी को दिक्कत आने लगी जर्मनी के, तब उनको नाजी लोगों की जो आइडियोलॉजी थी वो समझ में आने लगी, और तब वो आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगे। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स हो गए, सब बैंक खत्म हो गए, वहाँ के बिजनेस बंद हो गए,
लोगों की नौकरियां चली गई, मिडिल क्लास तो डर रहा था इस वजह से कि भाई उसको डेस्टिट्यूशन आ जाएगा। यानी कि डेस्टिट्यूशन का मतलब है कि डेस्टिट्यूट पर्सन वो होता है जो बिल्कुल ही आप कह सकते हो इतना गरीब हो जाता है कि उसको भीख मांग मांग के खाना पड़ता है, तो वो डेस्टिट्यूट हो गया। इन सच अ सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टर्ड होप्स फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो अब नाजी लोगों ने अपना एक प्रोपेगेंडा वहाँ पे चला रहे थे, तो और वो यहाँ पे ये बता रहे थे कि अगर वो पावर में आएंगे तो वहाँ पे एक बेटर फ्यूचर ला सकता है। तो 1928 में नाजी पार्टी गोट नो मोर देन 2.6% वोट्स इन रीचस्टैग, जो जर्मन पार्लियामेंट थी। पूछा जा सकता है रीचस्टैग क्या है, एक जर्मन पार्लियामेंट है या जर्मन पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, तो रीचस्टैग कहा जाता है। 1928 में यानी कि डिप्रेशन से पहले नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट्स मिले थे। लेकिन 1932 में अगर आप देखेंगे तो 1928 से 4 साल बाद ही, जब यानी कि डिप्रेशन के बाद ही 2.6 से वोट बढ़कर कितने हो गए, 37% हो गए। हिटलर जो था अपने आप में बहुत ही मजबूत स्पीकर था, पावरफुल स्पीकर था। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल। सिंपल सी बात है, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर अगर आप भारत के देखेंगे, कुछ कुछ लोग यही कहते हैं उनको भी कि ही इज़ अ पावरफुल स्पीकर, है ना, जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। तो वो भी एक पावरफुल स्पीकर हैं माने जाते हैं, जिनकी आवाज़ पे काफ़ी लोग सपोर्ट भी करते हैं उनके, कुछ उनके अगेंस्ट भी हैं, कुछ उनको सपोर्ट भी करते हैं। लाइकवाइज हिटलर के टाइम पे था कि हिटलर जो था अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पीकर था। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल। ही प्रॉमिस्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, अंडू द इंजस्टिसेस ऑफ द वर्साइल ट्रीटी एंड रीस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। देखिए, जब भी इज्जत और सम्मान की बात आती है, लोग जो है मरने और मारने पर उतारू हो जाते हैं। लाइकवाइज हिटलर ने इसी का सहारा लिया। हिटलर ने क्या कहा कि मैं एक मजबूत देश बनाऊंगा, वर्साइल ट्रीटी में जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसको मैं हटाऊंगा, और जो जर्मन लोगों की जो डिग्निटी है, मान सम्मान है, उसको रिस्टोर करूंगा, उसको वापस लेके आऊँगा। ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क। उन्होंने कहा कि मैं सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, सिक्योर फ्यूचर दूंगा कि एक आपका जो भविष्य होगा वो सिक्योर होगा सभी यूथ के लिए। ही प्रॉमिस्ड टू वीट आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। जितने भी विदेशी ताकतों का जो इन्फ्लुएंस है जर्मनी की इकोनॉमी पे, उन सबको मैं ख़त्म कर दूंगा, और जितने भी फॉरेन लोग षड्यंत्र रच रहे हैं जर्मनी के खिलाफ, उन सबको भी मैं ख़त्म कर दूंगा। हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर ने एक नई तरह की पॉलिटिक्स का इजाद किया। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल इन मास मोबिलाइजेशन। तो उसने कुछ रिचुअल्स भी देखे कि कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ कि अगर बहुत सारे लोगों को मोबिलाइज करना है, मास मोबिलाइजेशन करना है, तो ऐसा क्या किया जाए कि लोगों को या लोगों के ऊपर उस चीज़ का फ़र्क पड़े। नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर। तो नाजीज ने क्या करना शुरू कर दिया, नाजी लोग जो थे उन्होंने, नाजी लोग कौन हुए, नाजी लोग वो हुए जो उस पार्टी से बिलोंग करते थे, जर्मनी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो बनाई थी उससे जो बिलोंग करते थे, या बाद में उस पार्टी का नाम बदल के नाजी पार्टी रख दिया गया। तो उन्होंने बड़ी बड़ी रैली करनी शुरू कर दी, पब्लिक मीटिंग्स करनी शुरू कर दी, और हिटलर के लिए सपोर्ट मांगने लगे, एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। और कहने लगे कि सब लोग अब यूनाइट हैं, यानी जो भी लोग नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वो सभी लोग क्या हैं, आपस में यूनाइटेड लोग हैं। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक। तो वहाँ पे रेड कलर के बैनर्स, जो नाजी पार्टी का जो झंडा था वो एक तरह से कैसा था, रेड बैनर था, उस पर स्वास्तिक का साइन था। जो इंडिया में हिंदू धर्म में जो एक स्वास्तिक का साइन होता है, सिमिलर साइन नाजी पार्टी के झंडे पे भी हुआ करता था। द नाजी सैल्यूट, एक नाजी का सैल्यूट हुआ। रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अप्लॉज आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टिकल ऑफ पावर। यानी कि उसकी जो मीटिंग्स होती थी उसमें रेड बैनर होता था, लाल कलर का एक झंडा होता था जिसपे स्वास्तिक का साइन होता था। नाजी का एक सैल्यूट का स्टाइल है, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स सैल्यूट करती हैं, लाइकवाइज उनका अपना एक सैल्यूट का सिस्टम था। और बाद में ताली बजाना या किस तरह की जो आप अप्लॉज करते हैं, जैसे किसी भी तरह से आप अप्लॉज करते हो, किसी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है जब कोई पर्सन, तो आप जो उसको अपलॉड करते हो, उस चीज़ के लिए उन्होंने एक अप्लॉज का एक रिचुअलाइज्ड राउंड बना दिया। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा। सिंपल सी बात है, ये जैसे भारत में अगर आप 1899 में जाएंगे तो बिरसा मुंडा एक थे रिबेलियन, जिन्होंने मुंडा रिवोल्ट, जिनकी वजह से मुंडा रिवोल्ट हुआ, तो बिरसा मुंडा भी एक मसीहा के रूप में ही वहाँ पे आए थे। यानी कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वहीं पे हुआ है, भारत में भी ऐसी स्थिति हुई है। तो भारत में बिरसा मुंडा, अब तो भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाने हैं, तो उस टाइम पे उनको मसीहा कहा गया। तो नाजी प्रोपेगेंडा जो है वो स्किलफुली प्रोजेक्ट किया गया हिटलर को कि वो एक मसीहा है, सेवियर है, एज समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। तो ये समझाया गया लोगों को कि हिटलर वो ही पर्सन है जो एक मसीहा है, भगवान ने उनको भेजा है, और वो क्या करेंगे, सभी लोगों को डिस्ट्रेस से, जितनी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उस सब से उनको बाहर निकालेंगे। इट इज़ एन इमेज
दैट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ अ पीपल हुज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन शटर्ड। तो अब ये एक इमेज ऐसे बनाने लगे कि अब इस इमेज से लोगों की जो इमेजिनेशन थी उसको एक पकड़ मिलने लगी। लोग सोचने लगे कि हिटलर अगर पावर में आएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उनकी जो डिग्निटी, उनकी जो प्राइड खत्म हो गई है वो अब वापस आ जाएगी। साथ ही साथ वो जो एक्यूट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस में जी रहे हैं उससे भी वो बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि जब तक लोगों को रोटी नहीं मिलेगी, अगर लोग भूखे सोएंगे तो लोग गुस्सा भी होंगे। तो लोगों को अगर खाना मिलने लगेगा, काम मिलने लगेगा, नो डाउट या नो मैटर कि पावर में कौन है, लोग आम आदमी को सिर्फ इतना मतलब होता है कि क्या उसको खाना मिला और उसके परिवार, उसका जो बच्चा है वो भूखे पेट तो नहीं सो रहा। अब पूरे सरकार क्या कर रही है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में, अगर हम इंडिया में एक गरीब व्यक्ति की बात करें तो उसको इस चीज़ से मतलब होता है कि क्या मुझे शाम को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरा परिवार भूखा सोएगा या खा कर सोएगा खाना। उससे इससे मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी पावर में आ रही है किस स्टेट में, वो इतना दूर तक सोचता ही नहीं है। उसकी सोच ही सिर्फ यहाँ तक सीमित होती है कि उसका परिवार शाम को खाना खाएगा या भूखे पेट सोएगा। तो जब लोग इस वाली कंडीशन में होते हैं तो उस टाइम पे अगर कोई भी पर्सन ये कहेगा कि मैं तुम्हें काम दूंगा और मैं तुम्हें शाम की रोटी दूंगा, तो सभी आदमी उसके आदमी के पीछे हो जाएंगे, जो भी लीडर किसी पर्सन को ये आश्वासन देगा। तो आप खुद सोच सकते हैं, जब जर्मनी में इतनी बुरी कंडीशन है कि लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे हिटलर जो कहेंगे, जो हिटलर कहेगा लोग वो ही करेंगे। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, तो हिटलर आया, डेमोक्रेसी खत्म होनी थी क्योंकि उसको तो डिक्टेटर बनना था, डिक्टेटरशिप चलानी थी, तानाशाह था वो। तो 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग थे उस टाइम पे, चांसलरशिप उन्होंने किसको दे दी, हिटलर को दे दी। तो 30 जनवरी 1933 में प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड दी चांसलरशिप, जो हाईएस्ट पोजीशन होती थी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की, हिटलर को। अभी आप देखेंगे अभी भी जर्मनी में चांसलर होता है, जो सबसे बड़ा हेड होता है। अभी कुछ टाइम पहले एंजेला मर्केल थी। अब आप बताएंगे कि प्रेजेंट जर्मनी के चांसलर कौन है, या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि जर्मनी के प्रेजेंट चांसलर कौन है। अभी 2021 में ही वो चेंज हुए हैं, इससे पहले एंजेला मर्केल हुआ करती थी। बहुत टाइम से एंजेला मर्केल रही, अराउंड 10-15 साल रही हैं हमें। सब लोग बड़े हो गए, बचपन से बड़े हो गए, और जर्मनी की चांसलर वही रहती रही। तो अब आप बताएंगे कि जर्मनी चांसलर इस टाइम पे कौन है। तो हिटलर भी जर्मनी के चांसलर रहे हैं, और इनको किसने बनाया चांसलर, प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे, हिंडनबर्ग। ये भी कुछ सवाल आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के रूप में पूछे जा सकते हैं। By now the Nazis had managed to rally the conservatives to their cause. Having acquired power, Hitler set out to dismantle the structures of democratic rule. जैसे ही हिटलर पावर में आए, हिटलर ने सारे स्ट्रक्चर्स को, जो डेमोक्रेटिक रूल का, यानी कि जो वोट डालकर, वेमार, देखिए वेमार रिपब्लिक जब बना तो वो एक संविधान बना वहाँ पे, है ना, एक संविधान आया था, और उस संविधान के तहत लोगों को वोट डालने का हक और बोलने का हक, ये सब हक मिले। हिटलर जैसे ही पावर में आया, हिटलर ने ये सब चीज़ें क्या कर दी, ख़त्म कर दी। हिटलर एक वही पर्सन था जो एक छोटा सा सिपाही था, मैसेंजर के रूप में काम करता था जर्मनी की आर्मी में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुआ था, और आज वो जर्मनी का चांसलर था इन सन 1933 में। एक मिस्टीरियस फायर लग गई जर्मन की पार्लियामेंट में फरवरी में, और इसके वजह से और ज़्यादा मूवमेंट आने लगा। फायर डिग्री हुआ 1933 में, इंडेफिनेटली सस्पेंडेड सिविक राइट्स, है ना। जब ये फायर लगी, जर्मनी की पार्लियामेंट, जो रीचस्टैग जो बिल्डिंग थी, क्या नाम था जर्मन की पार्लियामेंट का, रीचस्टैग। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि रीचस्टैग क्या है, तो ये जर्मनी पार्लियामेंट है। तो उसमें जब आग लगी तो उसके बाद हिटलर ने अनाउंस कर दिया कि लोगों को कोई भी फ्रीडम नहीं होगी अब, चाहे बोलने की, चाहे प्रेस की, असेंबली की, यानी मिल नहीं सकते हुए। दैट हैड बीन गारंटीड बाय द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सभी हक लोगों को दिए थे, लेकिन जर्मनी कि में जब हिटलर का राज हुआ तो हिटलर ने इन सभी राइट्स को लोगों से छीन लिया। देन ही टर्न ऑन हिज आर्च एनिमीज। अब वो अपने दुश्मनों की तरफ बढ़ा। कम्युनिस्ट लोग जो थे, मोस्ट ऑफ whom वर हरीडली पैक्ड ऑफ टू द न्यूली एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। देखिए वो सोशलिस्ट था, तो जो भी कम्युनिस्ट लोग थे वो सब लोग भाग गए। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वाज सीवियर। जो रिप्रेशन हुआ, उनका जो दमन हुआ कम्युनिस्ट लोगों का, बहुत ही बुरा हुआ। उसने बहुत सारे कम्युनिस्ट लोगों को मार दिया। आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ डसेल्डॉर्फ, अ स्मॉल सिटी ऑफ 500,000 पॉपुलेशन, 1440 वर दोज ऑफ कम्युनिस्ट अलोन। यानी कि 6808 अरेस्ट किए गए डसेल्डॉर्फ में से। ये एक शहर था जहाँ पे करीब करीब 5 लाख लोग रहते थे। वहाँ पे जितने ये लोग थे, इनमें से 1440 को, तो इन 6808 आदमी को जो अरेस्ट किया गया, उसमें से 1440 आदमी जो थे वो कम्युनिस्ट ही थे। दे वर हाउएवर ओनली वन अमंग द 52 टाइप ऑफ विक्टिम्स परसिक्यूटेड बाय द नाजीज अक्रॉस द कंट्री। तो 52 तरह के विक्टिम्स थे पूरे जर्मनी में, जिनको नाजीज ने बहुत परेशान किया था, मारा था मतलब। तो 52 तरह के विक्टिम्स कौन से थे, जैसे कि डिसेबल्ड पर्सन मान लेते हैं, जो
डिसेबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, तो नाजी हिटलर की आइडियोलॉजी थी, चाहे वो जर्मनी का असली जर्मनी बॉर्न ही क्यों पर्सन ना हो, लेकिन अगर वो डिसेबल्ड है, उसके हाथ में कोई कमी है, पैर में कोई कमी है, तो उसको जीने का कोई हक नहीं है ना। अगर कोई ज्यू है ना, तो ज्यूज़ को जीने का कोई हक नहीं है। तो इन्होंने, हिटलर ने क्या करा, इन सब लोगों को मारना शुरू कर दिया। एक तरह से एथनिक क्लिनजिंग जिसको हम बोलते हैं, पूरी की पूरी जो इनकी एथनिसिटी थी उन सबको ही ख़त्म करना शुरू कर दिया। हमने शुरू में पढ़ा था, उसने करीब करीब 70 से 80 लाख लोग मारे हैं। 70 से 80 लाख, यू कैन कंसिडर द अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल, इतने लोग उसने मार दिए। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। तो मेरा हमेशा ये कहना होता है, आप भी पढ़ रहे होंगे तो आपको ही पता होगा कि हमेशा जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, असलियत जो रिकॉर्ड है वो उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर होता है। तो 70-80 लाख लोग अगर ऑफिशियली लिखे गए हैं, तो ओरिजिनली में हो सकता है 1.5 से 2 करोड़ आदमी ना। ऑन मार्च 3, 1933 द फेमस एनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। तो एनेबलिंग एक्ट पास किया गया। दिस एक्ट ने डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश कर दिया जर्मनी में। तो जर्मनी में डिक्टेटरशिप किस एक्ट के तहत पास इस्टेब्लिश की गई? एनेबलिंग एक्ट के तहत। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। तो हिटलर को इससे सारी पावर्स मिल गई कि वो पार्लियामेंट को साइड में रख सकता है और सारे रूल, जो पूरा जर्मनी को रूल करेगा, अपना जो ऑर्डर देगा वो, उससे पूरा जर्मनी रूल होगा। एक तरीके से वो जर्मनी का राजा बन गया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियन, सबको बैन कर दिया गया। सिर्फ एक नाजी पार्टी वहाँ पे चलेगी, बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, सब बैन कर दी गई। स्टेट एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। और जो हिटलर था, उसने अपना पूरा कंट्रोल ले लिया किसके ऊपर? इकोनॉमी के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर, मीडिया के ऊपर, आर्मी के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर अब किसका रूल होगा? हिटलर का रूल होगा। स्पेशल सर्विलांस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजीज वांटेड। तो अलग अलग स्पेशल सर्विलांस टीम बनाई गई, सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई, जिसका काम यही था कि भाई आप कंट्रोल करो और सोसाइटी को ऑर्डर में लेके आओ जिस रूप में नाजी लोग चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड द एसए और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, दीज इंक्लूडेड द गेस्टापो। देखो गेस्टापो क्या है? इसे सीक्रेट स्टेट पुलिस है। तो ऑलरेडी पुलिस तो होती है हर देश में, तो पहले भी पुलिस थी, अब उसने एक नया और पुलिस बनाई, सीक्रेट स्टेट पुलिस बनाई, है ना। उसको गेस्टापो कहने लगे। एसएस बनाई, प्रोटेक्शन स्क्वाड बनाई, क्रिमिनल पुलिस बनाई, सिक्योरिटी सर्विस बनाई, अलग अलग तरह की पुलिसें बनाने लगे। जो वहाँ पे लोग अगर कोई षड्यंत्र रच रहे हो, कॉन्स्पिरेसी रच रहे हो, तो वो हिटलर को पता चल जाए। यानी हिटलर कोई भी एक ऐसा मूव नहीं चाहता था जिससे कि उसकी जो पावर थी उसमें कोई कमी आए। वहाँ पर जिस भी तरह का विद्रोह अगर होगा हिटलर के खिलाफ, वो हिटलर उस चीज़ को क्या कर देगा? दबा देगा। इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ दीज न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्स दैट गिव द नाजी स्टेट इट्स रेपुटेशन एज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट। इन पुलिस फोर्सेस को इतनी ताकतें दे दी गई, इसके वजह से क्या हुआ कि नाजी स्टेट यानी उस टाइम पे जो जर्मनी था उसको एक ऐसी रेपुटेशन मिली, ऐसे एक उसको दर्जा मिला कि ये सबसे खूंखार आपराधिक राज्य है। क्योंकि वहाँ पे क्या होने लगा? लोगों को बहुत बुरी तरह से उनका प्रोसिक्यूशन होने लगा, लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने लगे। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेस्टापो। जो सीक्रेट सर्विस पुलिस थी उसको लोगों को वो डिटेन करने लगी, टॉर्चर करने लगी, टॉर्चर चैम्बर्स में उनको राउंड अप करने लगी, सेंड टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। देखिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स अभी हम पढ़ेंगे आगे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स क्या हैं? कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स वो कैंप्स हैं कि लोगों को पहले वहाँ रखा जाता था कुछ दिन, उसके बाद उनको गैस चैम्बर्स में लेके जाया जाता था और ऊपर से गैस छोड़कर लोगों को मार दिया जाता था। डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसेस। लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता था कि उनको देश से बाहर भगा दिया और अरेस्ट कर लिया बिना किसी लीगल प्रोसीजर के। पुलिस फोर्स एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी। तो पुलिस बलों ने दंड से मुक्ति के साथ शासन करने की शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी। अगर आगे देखते हैं रिकंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, तो हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। अब किस तरह से रिकंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा जर्मनी का? क्योंकि वो जो इतनी पावर में आया, उसने ये कह के प्रॉमिस करके पावर में आया था कि मैं जैसी पावर में आऊँगा लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग भूखे नहीं सोएंगे। तो उसने करा क्या वहाँ पे आने के बाद? तो उसने क्या करा? हिटलर ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि इकोनॉमिक रिकवरी होनी चाहिए देश की, वो दी उसने ज़ाल्मार शैश को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये ज़ाल्मार शैश कौन थे? ये एक इकोनॉमिस्ट थे जिनको हिटलर ने ड्यूटी सौंपी थी। हु एम्ड एट फुल प्रोटेक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। तो ज़ाल्मार शैश को हिटलर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई पूरा का पूरा प्रोडक्शन होना चाहिए और हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम से। यानी कि जो सरकार है वो लोगों को पैसा देगी और सरकार पैसा देगी सभी लोगों को काम करने का। तो पूरा प्रोडक्शन होना चाहिए देश के अंदर और सभी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार द वॉक्सवैगन। वॉक्सवैगन कार जो है
उस टाइम पे बनी। आज फॉक्सवैगन भारत में भी है, कई सारे लोग चलाते भी हैं। और जो लग्जरी कार्स हैं, फॉर एग्जांपल BMW यानी BMW कहते हैं उसको, या मर्सिडीज़ बेंज है, ये सब की जो पेरेंट कंपनी है वो कौन है? वो फॉक्सवैगन ही है, क्योंकि ये सब कार्स जितनी भी हैं, ऑडी हो गया, ये जितनी भी कार्स हैं, ये सब जर्मन कार्स हैं। तो उस टाइम पे फॉक्सवैगन जो बनी, जो पीपल्स कार जो वो बनी, वो हिटलर ने बनाई थी ये कंपनी। क्यों? जिससे कि लोगों को, जर्मनी के लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता चल गया कि फॉक्सवैगन क्यों बनाई गई थी, या फॉक्सवैगन कहाँ की कंपनी है। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। फॉरेन पॉलिसी में भी हिटलर को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन। देखिए, यूनाइटेड नेशंस तो 1945 में बना, लेकिन क्या यूनाइटेड नेशन से पहले भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी? बिल्कुल थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1919 में, तो वहाँ पर एक लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। जिस तरह से आज यूनाइटेड नेशंस है, 1945 में जब बना, उससे पहले लीग ऑफ नेशंस बना था। तो लीग ऑफ नेशंस से हिटलर ने जर्मनी को बाहर निकाल लिया। राइनलैंड जो फ्रांस ने कब्जा रखा था, उसको वापस ले लिया 1936 में। ऑस्ट्रिया जर्मनी को 1938 में उसने इंटीग्रेट कर दिया एक स्लोगन के अंडर, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। तो अब आप मुझे बताइए, क्या भारत में इस टाइम पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट हर चीज़ में कहती है, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन ये वन वो वन ये वन वो, यानी जो वो कर रहे हैं वन वन जो कर रहे हैं, तो आप बताइए क्या ये नया है? क्या नहीं, नया नहीं है। ये पहले भी हो चुका है, वे बैक इन 1930s इन जर्मनी। तो जर्मनी में भी वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर वाला सिस्टम एक बार हो चुका है। लाइकवाइज इंडिया में भी अब हो रहा है कि हम हर चीज़ में वन वन कर रहे हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन हेल्थ स्कीम, जो भी हम कर रहे हैं। ही देन वेंट ऑन टू रेस्ट जर्मन स्पीकिंग सुडेंटनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया, है ना। चेकोस्लोवाकिया आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे वर्ल्ड मैप पे, तो ऐसा कोई भी देश एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें से दो टुकड़े हो गए, चेक रिपब्लिक अलग देश बन गया, स्लोवाकिया अलग देश बन गया। पहले ये दो देश आपस में कंबाइंड थे, चेकोस्लोवाकिया कहा जाता था, अब ये दो देश बन गए हैं। तो जर्मन स्पीकिंग जो सुडेंटनलैंड था चेकोस्लोवाकिया के अंडर, उसको उसने छीन लिया चेकोस्लोवाकिया से और अपने जर्मनी में मिला लिया, एंड गोबल्ड अप द एंटायर कंट्री, पूरे देश में उसको मिला दिया। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। इस सब चीज़ों में जर्मनी को इंग्लैंड सपोर्ट कर रहा था, ये इंपॉर्टेंट बात है। विच हैड कंसिडर्ड द वर्साइल वर्डिक्ट टू हार्श। जब इंग्लैंड सोच रहा था कि जो वर्साइल ट्रीटी है वो ज़्यादा हार्श थी जर्मनी पे, तो इसलिए जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा था। These quick successes at home and abroad seem to reverse the destiny of the country. Hitler did not stop here. Hitler यहाँ नहीं रुका. Shash had advised Hitler against investing hugely in rearmament as the state still ran on deficit financing. देखिए, अब क्या हो रहा था कि हिटलर बहुत तेज़ी से काम कर रहे थे। तो शैश ने, जो उसका इकोनॉमिस्ट था, जो इसको हिटलर ने अपॉइंट किया था देश को खड़ा करने के लिए, शैश ने एक सलाह दी हिटलर को कि भाई आप जो रीआर्मामेंट है, यानी कि हथियार खरीदने पे आप इतना ज़्यादा पैसा भी मत खर्च करो, क्योंकि अभी भी जो कंट्री है, अभी भी जो जर्मनी है, वो डेफिसिट फाइनेंसिंग पे काम कर रहा है, यानी उस पर इतना पैसा नहीं है कि जितना आप खर्च कर दोगे। लेकिन हिटलर कहाँ मानने वाला था? हिटलर ने शैश को ही हटा दिया। हिटलर का कहना ये था कि मेरे राज्य में, मेरे देश में, मेरे अंडर अगर कोई भी डरपोक या डर के रूप में काम करेगा, उसकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। कॉशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी, यानी कि जो भी लोग सतर्क लोग हैं, सावधानी से चलने वाला व्यक्ति है, उसको नाजी जर्मनी में रहने का कोई हक नहीं है, वो काम नहीं करेगा। शैश हैड टू लीव, शैश को नौकरी छोड़नी पड़ी, उसकी नौकरी चली गई। हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो हिटलर ने कहा कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस हम झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं, उससे बाहर निकलने का तरीका क्या है? वॉर। अब ये कैसे है, ये कैसी समझ है, मुझे नहीं पता, क्योंकि वॉर इट्सेल्फ अ प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम इट कैन सॉल्व, है ना। युद्ध अपने आप में ही एक समस्या है, वो क्या किसी समस्या को सुलझाएगा? तो ये, लेकिन उन जो उस टाइम पे ये बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, उनको समझ में नहीं आ रही थी बात ये। रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। उनका कहना ये था कि अब हम अपने यहाँ पैदा नहीं करेंगे चीज़ें, हम क्या करेंगे, दूसरी देशों की टेरिटरी कब्जाएंगे और वहाँ से रिसोर्सेज लेंगे। यानी रिसोर्सेज तो हमें चाहिए और इकट्ठे भी करेंगे। हम कहाँ से इकट्ठे करेंगे? दूसरी देशों की टेरिटरी को कब्जा कर। तो एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि जर्मनी की टेरिटरी जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे रिसोर्सेज भी आएंगी। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया। इससे शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो शुरू होती है 1 सितंबर 1939 में। 2 सितंबर 1939 में जब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, जर्मनी ने पोलैंड पे जब हमला किया, तब जाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड से भी युद्ध शुरू हो गया। 1940 में एक ट्राइपार्टाइट, यानी कि तीन पार्टियों के बीच में, तीन देशों के बीच में पैक्ट साइन होता है। जर्मनी, इटली, जापान, ये तीनों एक साइड थे, जिससे हिटलर की जो पावर थी
वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो पपेट रजीम्स थी नाजी जर्मनी की जो सपोर्ट करती थी, वर इंस्टॉल्ड इन लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप। जहाँ जहाँ जर्मनी कब्जा करता जा रहा था वहाँ पे हिटलर की सपोर्ट वाली जो पपेट रजीम्स थी यानी कि कठपुतली सरकार जो थी उसको स्टैब्लिश करता चला गया। 1940 में हिटलर जो था अपनी पावर के बिल्कुल शिखर पर था। तो बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वाज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर, यानी कि जो उसकी पावर थी पूरी दुनिया में वो सबसे ज़्यादा थी, या वो अपनी पावर के बिल्कुल शिखर पे था, आप ये से कह सकते हैं। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कंक्वरिंग ईस्टर्न यूरोप। अब वो अपनी ईस्ट यूरोप की तरफ यानी कि रशिया की तरफ बढ़ने लगा और ईस्टर्न यूरोप पे उसने कब्जा करना शुरू करने लगा। वो ही वॉन्टेड टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन। उसका कहना यह था कि मुझे जर्मनी के लोगों के लिए खूब सारा तो खाना चाहिए, फूड सप्लाई चाहिए और लिविंग स्पेस चाहिए, यानी कि वो कब पॉसिबल होगा जब मैं जर्मनी की टेरिटरी को बढ़ाता चला जाऊँगा। उसने सबसे बड़ी गलती करी, यहीं से उसकी गलती शुरू होती है। ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। जब आदमी जोश में होता है तो वो अपने होश खो बैठता है और उसने अपने होश को बैठे, यहीं से उसकी गलती शुरू हुई। सोवियत यूनियन यानी कि उस टाइम का यूएसएसआर, आज का रशिया, सन 1941 के जून के महीने में उसने उस पर अटैक कर दिया। ये जो हिस्टोरिक ब्लंडर हुआ, इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज्ड द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग। अब क्या हुआ कि देखिए फॉर एग्जांपल ये जर्मनी है ना, अब ये जर्मनी है, यहाँ पर रशिया है और यहाँ पर दूसरे देश हैं जैसे कि फ्रांस हो गया, है ना, यहाँ पे ऊपर यूके है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे अपने सामने, अगर आपके सामने वर्ल्ड मैप है जरा देखिए इसको ध्यान से कि ये अगर जर्मनी है तो जर्मनी की इधर पोलैंड वगैरह है, उसके बाद रशिया आएगा, इधर फ्रांस है और ऊपर जो है यूके है। अब जब जर्मनी, अब देखिए ये तो हो गया पूर्व यानी कि ईस्ट, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये दोबारा देखिए, अगर यहाँ पे ये जर्मनी है, ये रशिया है, ये फ्रांस है और ये ऊपर यूके है। तो अब आप देखो कि जर्मनी का ये तो ईस्ट हो गया यानी कि पूर्व हो गया, ये वेस्ट हो गया यानी कि पश्चिम हो गया। तो जब जर्मनी की सारी फोर्सेस इधर रशिया के साथ लड़ने में लगी हुई हैं तो यानी कि ये जो वेस्टर्न फ्रंट है यानी कि जो पश्चिमी जो उसका एरिया है, ये सारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर्मी ना के बराबर होगी, क्योंकि हिटलर का तो सारा फोकस इधर है ना, सब फोकस अब इधर है, तो ये सारा वेस्टर्न फ्रंट क्या हो गया, खुला हो गया। तो अब इसकी फोर्सेस ने यहाँ पे हमला करना शुरू कर दिया, यूके की फोर्सेस ने, फ्रांस की फोर्सेस ने इन पे हमला करना शुरू कर दिया। एरियल बॉम्बिंग जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई। तो यही कह रहा है कि ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मी। तो अब ईस्टर्न फ्रंट जो था यानी कि जो उसका पूर्वी भाग था, ये पूर्वी भाग तो रशिया ने हमला करना शुरू कर दिया इधर से, क्योंकि जब उसने रशिया पे हमला किया, और इधर से फ्रांस ने और यूके ने हमला करना शुरू कर दिया। सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलिटियन डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राड। तो स्टालिनग्राड एक जगह है, उस पर जो सोवियत की आर्मी थी, यूएसआर की जो आर्मी थी, उसने बहुत बुरी तरह से जर्मनी की आर्मी को हरा दिया। आफ्टर दिस सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स अंटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन। और वो तब तक उनको भगाता रहा, सोवियत रेड आर्मी यानी जो यूएसआर की आर्मी थी उनके पीछे, तब तक उनको बहुत बुरी तरह से भगाती रही जर्मनी की सोल्जर्स को, जब तक वो बर्लिन तक ही नहीं पहुंच गए, इस्टेब्लिशिंग सोवियत हेगेमोनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप। और अब यूएसआर का पूरा कब्जा और पूरा दबदबा बन जाता है पूरे ईस्टर्न यूरोप में। जिस ईस्टर्न यूरोप पे हिटलर चाहता था कब्जा करना, उस ईस्टर्न यूरोप पे अब यूएसआर का कब्जा हो जाता है। मीनवाइल यूएसए हैज़ इंसिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। देखिए अभी तक रेजिस्टेड इन्वॉल्वमेंट, देखिए अब तक यूएसए कहीं भी प्ले में नहीं है। यूएसए ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी काफ़ी लेट ज्वाइन किया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी काफ़ी लेट ज्वाइन किया, यूएसए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं था। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुई, वो नहीं चाहता था। यूएसए के लोग थोड़े समझदार थे इस मामले में, वो नहीं चाहता था कि भाई जैसे सब दिक्कतें हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान झेली, अब वो वापस दिक्कतें जो है हम सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी झेलें। बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग। लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाया। क्यों नहीं रुक पाया? क्योंकि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है, थ्योरी है कि ये कहा जाता है कि जापान ने यूएसए का एक नेवल हार्बर था पर्ल हार्बर के नाम से, उस पर अटैक कर दिया। जब जापान ने उस पर अटैक किया तो अब यूएसए की मजबूरी थी कि यूएसए को पार्टिसिपेट करना ही पड़ा इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। जापान जो था वो भी अपनी पावर बढ़ा रहा था। उसने फ्रांस, इंडो चाइना पे हमला कब्जा करना शुरू कर दिया। अगर आपको ध्यान हो तो फ्रांस उस टाइम पे जापान, अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे जापान ने कब्जा करना शुरू कर दिया था। और जापान की जो आर्मी थी वो हमला करते करते म्यांमार को पार करते करते नागालैंड पे पहुंच गई थी। तो नागालैंड तक, मणिपुर तक जापान की आर्मी आ गई थी। तो वहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स ने
ब्रिटिश सोल्जर्स यानी कि कौन थे, इंडियंस थे। तो इंडियंस ने वहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिससे कि जापान को पीछे हटाया गया था। एंड वॉज प्लानिंग अटैक ऑन यूएस नेवल बेसिस इन द पैसिफिक, और उसने यूएस का जो नेवल बेस था पैसिफिक में, उस पर भी हमला करना शुरू कर दिया। जापान ने हिटलर को सपोर्ट दे दिया, और यूएस का जो एक बेस था, नेवल बेस था पर्ल हार्बर, उस पर जैसे ही हमला करा, यूएस भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट में आ गया। यूएस ने एंटर कर लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और यहीं से स्थिति सारी बदल जाती है। वॉर एंड हुआ मई 1945 में, हिटलर हार गया। कब हार गया? यूएस ने जापान पे एटम बॉम्ब गिराया। वन एंड ओनली टाइम, एक बार ही एटम बॉम्ब अब तक यूज़ हुआ है किसी युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुआ। उसके बाद आज तक एटम बॉम्ब सिर्फ लोग डराते हैं एक दूसरे को, डेटरेंट की तरह काम करता है। एक कंट्री दूसरे कंट्री को डराता है इस चीज़ से, लेकिन कोई भी देश ने इसको यूज़ नहीं किया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि तब हम देख चुके हैं कि जो उस टाइम की जनरेशन होगी या लोग होंगे, उन सब ने देख चुके होंगे वे कि क्या इम्पैक्ट होता है जब एक बार एटम बॉम्ब का अटैक कहीं पे होता है। तो हिरोशिमा एक शहर था जापान का, नागासाकी दूसरा शहर था। तो यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि हिरोशिमा पे कब गिरा था, नागासाकी पे कब गिरा था, और उन एटम बॉम्ब के नाम क्या थे। ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक का फैट मैन था और एक का लिटिल बॉय था। किसका क्या नाम था? हिरोशिमा पे कौन सा गिरा था, नागासाकी पे कौन सा गिरा था? ये सब आज जो कमेंट सेक्शन की धरती है, आप उसको चमकाएंगे ये कमेंट्स कर करके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नाजी वर्ल्ड व्यू, और कुछ वीडियोस में ही सब आपका कवर हो जाएगा। तो गाइज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मैं आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं इसको किस तरह से इंप्रूव कर सकता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो सके। और आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है, अपर पीसीएस हो प्रीलिम्स का, या आरओ एडवोकेट जनरल हो, उसमें आप बहुत ही अच्छे से आपका सिलेक्शन हो पाए, बहुत ही अच्छे से मार्क्स वहाँ पे आपके आ पाएँ। तो मैं यही आशा करता हूँ आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।